बनारस पहुंचते ही मैं ब्रह्म माधव तांबड़े से मिला। वे बालाघाट मोहल्ले में रहते थे। विस्तार से मैंने उन्हें सारी बातें बतला दी। सब कुछ सुन लेने के बाद तांबड़े जी ने बतलाया कि वो कापालिकों का अति प्राचीन मठ है। गुप्त रूप से निवास करने वाले कापालिक और अघोर मार्गी सन्यासी लोग उस मठ में रहकर तांत्रिक साधनाएं किया करते थे और कभी कभी सिद्धि लाभ के लिए नरबलि भी किया करते थे। लगभग 400 वर्ष पूर्व उसी मठ से संबंधित एक कापालिक से मेरे पूर्वज वेणी माधव तांबड़े का परिचय हुआ था। उस समय पेशवाओं के आश्रय में वेणी माधव तांबड़े निष्णात वैद्य थे। कापालिक को आयुर्वेद तंत्र की विकट सिद्धि थी। वह अपने साथ तांबड़े महाशय को अपने मठ में ले गया। कुछ ही दिनों में तांबड़े महाशय रसायन विद्या में निष्णात हो गए। उन्होंने उसी रहस्यमय मठ में अपनी एक रसायनशाला की स्थापना की। वे दिन रात जड़ी बूटियों का रसायन तैयार करने में जुटे रहते थे। कायाकल्प जैसे महत्वपूर्ण रसायन के अलावा वे रसायन द्वारा त्रिकालदर्शी एक शीशे का निर्माण करना चाहते थे। कमरे की वह खिड़की तांबड़े महाशय की देखरेख में बनी थी। उसके शीशे पर उन्होंने कई वर्षों तक स्वयं अपने रसायनों का प्रयोग किया था। शीशे के तैयार होने के लगभग 1 साल बाद तांबड़े महाशय ने एक ऐसे रसायन का भी निर्माण किया था जिसका लेप शरीर पर करने से आदमी गायब हो जाता था। मतलब यह कि वह सभी को देख सकता था मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। वेणी माधव तांबड़े ने जिस रसायनों को सिद्ध किया था, जिनमें उन्हें सफलता मिली थी और जिनका वे प्रयोग करके उसका परिणाम भी देख चुके थे, उन सबका सविस्तार वर्णन उन्होंने ताम्रपत्र पर किया था। इसके अलावा कर्कट रोग यानी कैंसर, लकवा, यक्ष्मा, नपुंसकता, धातु दौर्बल्य, बंध्या, दोष, मूर्छा आदि असाध्य बीमारियों से संबंधित जड़ी बूटियों का सविस्तार वर्णन और उनके प्रयोगों का उल्लेख भी उन्होंने किया था। निसंदेह वह ताम्रपत्र आयुर्वेद शास्त्र और औषधि तंत्र की अमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। कहने की आवश्यकता नहीं, पूरे 3 साल के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मैं उन ताम्रपत्रों का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सका। जब मैं ब्रह्म माधव तांबड़े से बातें कर चलने लगा तो वे बोले, मेरे पिताजी आपको इस संबंध में काफी विस्तार से बहुत कुछ बतला सकते हैं। मैं उनका पता आपको दे रहा हूँ, आप उनसे जाकर मिल लें। मैंने कहा ठीक है, मैं अवश्य मिलूंगा, मिलना भी चाहता हूँ मैं। ये कहकर मैंने ब्रह्म माधव तांबड़े से पता ले लिया और इस तरह स्वयं अपने आप एक भयानक संकट को निमंत्रण दे दिया। चंबा के निकट एक अत्यंत निर्जन स्थान में एक नदी के किनारे रह रहे थे अनंत माधव तांबड़े। नाम सुना था मगर साक्षात्कार नहीं हुआ था। जब मैं भोर के समय पठानकोट स्टेशन पर उतरा तो उस समय काफी तेज ठंड थी। पठानकोट से चंबा के लिए बसें जाती हैं। पूरे 8 घंटे का रास्ता है। जब मैं चंबा पहुंचा तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा फैलने लगी थी। चंबा में 2 रात बिताकर दूसरे दिन चल पड़ा मैं अनंत माधव जी से मिलने के लिए। चंबा और कश्मीर का सीमांत प्रदेश, पहाड़ी इलाका, घनघोर जंगल, गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। वातावरण चारों ओर साए साए कर रहा था। बाहर की दुनिया से परे सा प्रतीत हो रहा था। वहां आकाश में काले बादल छाए हुए थे। गहन निश्वास जैसी हवा हाहाक करती हुई झाड़ियों की झुरमुटों को कपा रही थी। पूरे 4 दिन पैदल चलकर पहुंचा था मैं वहां। अनंत माधव तांबड़े का निवास खोजने में काफी परेशानी हुई। पहाड़ी की तलहटी में उनका लकड़ी का बना छोटा सा मकान था। मकान के चारों तरफ वनौषधियों के पेड़ पौधे और कई प्रकार की लताएं लगी हुई थी। रुद्रवंती, लाजवंती, नागगंधा आदि की भी दुर्लभ लताएं वहां थी। मकान में छोटे छोटे केवल 4 कमरे थे। एक कमरे में सोते बैठते थे तांबड़े महाशय। एक कमरा रसोई आदि के काम आता था। शेष 2 कमरों में रसायनशाला थी। जड़ी बूटियों की भरमार थी उन दोनों कमरों में। हस्तलिखित पुस्तकों और प्राचीन पांडुलिपियों की भी संख्या कम न थी वहां। जिस समय मैं वहां पहुंचा, अपने कमरे में बैठे हुए थे तांबड़े महाशय। किसी प्राचीन तथा दुर्लभ पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 65 से 70 वर्ष की अवस्था, सुगंधित देह यष्टि, गौर वर्ण, कंधों तक झूलते काले घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी, चेहरे पर विलक्षण तेज और आंखों में ज्योति थी। यही था तांबड़े महाशय का रूप और व्यक्तित्व। देखने में वैदिक कालीन किसी ऋषि से लग रहे थे तांबड़े महाशय। पढ़ने में इतने लीन थे कि मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ उन्हें। मैंने चरण स्पर्श किया तो वे चौंक पड़े।
पहले उन्होंने गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर परिचय और आने का कारण पूछा। स्वर गंभीर था। अपना परिचय देने के बाद मैंने उन्हें पूरी कथा सुना डाली। सारी बातें सुनने के बाद काफी देर तक मौन रहे तांबड़े महाशय। फिर कहने लगे, श्री वेणी माधव भिषग्रत्न मेरे पूर्वज थे। उनके गुरु एक कापालिक सन्यासी थे। उन्हीं की देखरेख में श्री वेणी माधव जी ने आयुर्वेद तंत्र की विलक्षण सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्हीं से उन्होंने औषधियों का भी अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इतना सब तो मैं जानता हूं, मगर मेरे आगे कुछ बोलने के पूर्व ही तांबड़े महाशय कहने लगे, श्री वेणी माधव जी अच्छे चित्रकार भी थे। उनका एक चित्र आपको मैं दिखाता हूं। ऐसा कह के संदूक खोल उन्होंने एक जीर्ण कागज उसमें से निकाल मुझे थमा दिया। उस जीर्ण शीर्ण हाथ से बनाए हुए कागज पर एक चित्र बना था। काफी फीका और धुंधला पड़ गया था वह। ध्यान से देखा, फिर एक बारी चौंक पड़ा मैं। हे भगवान, वह चित्र तो उसी भयानक व्यक्ति का था जो उस कपालिक मठ में हवन कर रहा था और जिसने खिड़की के पास आकर मेरी ओर अप्रसन्न मुद्रा में देखा था। पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं हुई। मैं लड़खड़ाते स्वर में बोला, क्या यही है आपके पूर्वज और कापालिक सन्यासी के शिष्य वेणी माधव जी? हाँ, यही है। उन्होंने स्वयं अपना यह चित्र बनाया था। उनकी सारी संग्रहित दुर्लभ वस्तुएं मेरे पास सुरक्षित हैं। उन्हीं में यह चित्र भी था। आपको 2-3 चित्र और दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको घोर आश्चर्य होगा। यह कहकर तांबड़े महाशय ने फिर संदूक खोला और उसमें से चित्रों का एक पुलिंदा निकालकर मुझे थमा दिया। वे चित्र भी काफी जीर्ण शीर्ण थे। मैं खोलकर देखने लगा। पहले चित्र में एक काफी लंबा चौड़ा मैदान था। मैदान के एक ओर एक इमारत बनी थी। आकाश में एक विमान उड़ रहा था और एक विमान इमारत के पास मैदान में था। चित्र 400 वर्ष पुराना था, मगर चित्र में जो विमान थे वो आधुनिक थे। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैंने संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या आपको यह बनावटी नहीं मालूम पड़ता? कागज पुराना है, जीर्ण शीर्ण भी है, चित्र भी 400 वर्ष पूर्व का है, मगर आज के हवाई जहाजों जैसा यह दिख रहा है। मगर आज के हवाई जहाजों जैसा यह चित्र बना कैसे? विमानों का पौराणिक वर्णन मैंने पढ़ा है, पर उस वर्णन पर आधारित विमान आधुनिक विमानों से तो भिन्न होते थे। आधुनिक विमान का यह दृश्य इस चित्र में कैसे अंकित हुआ? तांबड़े महाशय ने कहा, आपको यही शंका है ना कि इन चित्रों के कागज पुराने हैं किंतु चित्र नहीं, पर यह एकदम असंभव है। ये कागजात परंपरागत रूप से पिता से पुत्रों के हाथ में आए हैं। इनकी एक लंबी सूची भी है, मेरे परदादा के दादा के समय की। मैं आपको वह सूची भी दिखा सकता हूँ। इसलिए यह चित्र जाली है, यह मानना बिल्कुल कठिन है, पर इसे एक तरफ रख दिया जाए तो भी अभी आपने बाकी चित्रों को देखा ही नहीं। उन्हें देखिए, तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि उनकी क्या व्याख्या हो सकती है। मैंने दूसरा चित्र देखा। आधुनिक महायुद्ध का दृश्य था। भयंकर हृदय विदारक दृश्य। तांबड़े महाशय ने बतलाया, यह तीसरे महायुद्ध का दृश्य है। कल्पना भी नहीं की जा सकती ऐसे महायुद्ध की, मगर होगा अवश्य तीसरा युद्ध। अब तीसरा चित्र जरा देखिए। तीसरे चित्र को देखते ही आश्चर्य के मारे मैं स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्या देख रहा था उस चित्र में मैं? उसका कागज भी जीर्ण था, रंग भी फीका था, पर वह चित्र अभी 1 माह पहले के प्रसंग और मेरा ही चित्र था। वह अमावस की रात को बाहर खड़ा मैं अंदर का दृश्य देख रहा था। उसी प्रसंग का चित्र था। अमावस की रात थी, गहरा अंधकार था। कपालिक मठ की उस रहस्यमय खिड़की से छनकर रोशनी मुझ पर पड़ रही थी। मैं अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिए हुए था। मेरे चेहरे पर भय और विस्मय के भाव थे। आंखें विस्फारित थीं, ओंठ चीखने की मुद्रा में खुले थे। उस वक्त एकदम सही चित्र था, कहीं कोई भ्रम न था। अविश्वास भी नहीं किया जा सकता था। मैंने अस्फुट स्वर में कहा, यह चित्र तो मेरा अपना ही है, 1 मास पूर्व का, पर यह संभव कैसे हुआ? संभव होना आसान है। मेरे पितामह के परदादा श्री वेणी माधव तांबड़े ने आपको इसी रूप में देखा होगा। क्या कहा? उत्तर में समझाते हुए तांबड़े महाशय ने बतलाया, जिस व्यक्ति ने कमरे के भीतर से आपको घूर कर देखा था वे वेणी माधव जी ही थे। उनके साथ जो लोग हवन कुंड के पास बैठे थे वे लोग उनके सहयोगी थे। बाद में आपने एक और व्यक्ति को देखा होगा कापालिक सन्यासी के भेष में। कौन था वह जटाजूटधारी भयानक सन्यासी? वही थे वेणी माधव जी के कापालिक गुरु स्वामी प्रज्ञानंद कापालिक। एक बात मैं और पूछ सकता हूँ? पूछिए। उस यज्ञ भूमि में वह नग्न युवती कौन थी? मेरी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए तांबड़े महाशय मौन साध गए, फिर बोले, वह कपालिनी थी, भयंकर कपालिनी। उसी का आश्रय लेकर
उसी के माध्यम से स्वामी प्रज्ञानंद कापालिक ने रसायन विद्या में सिद्धि लाभ किया था। थोड़ा रुककर तांबड़े महाशय ने आगे कहना शुरू किया। आपने 400 वर्ष पूर्व का दृश्य देखा था, मगर इस समय कपालिनी की आयु कम से कम 500 वर्ष है। वह मरकर भी जीवित है। उसकी आयु अक्षुण्ण है, कालांजयी है वह कपालिनी। वह विभिन्न रूपों में और विभिन्न परिवेशों में भ्रमण करती रहती है। उसी की अगोचर सहायता से, उसी के अदृश्य निर्देशन एवं मार्गदर्शन में मैं स्वयं पिछले 45 साल से रसायन विद्या और काष्ठ औषधि तंत्र में शोध और अन्वेषण कर रहा हूँ। तांबड़े की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गया था मैंने हकलाते हुए पूछा, इस समय भी वह कपालिनी किसी रूप, किसी भेष में होगी किसी स्थान पर? हाँ है, तांबड़े महाशय ने कहा, मगर पहले आप सिद्धांत को समझिए। पहले ये बतलाइए कि जो शीशा कुछ विशेष प्रकार का है, उस पर आपकी नजर पड़ी या नहीं? हाँ, वह तो मैंने देखा था। पत्थर के टुकड़े से भी उस पर काफी प्रहार किया, पर वह टूटा ही नहीं। ठीक कहते हैं आप। मैं तो हथौड़े भी चलाकर देख चुका हूँ, पर शीशे को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंची। मैं अनेक विशेषज्ञों को भी वह शीशा दिखा चुका हूँ, पर कोई बता नहीं पाया कि उसे कैसे तैयार किया गया होगा। अभी मैंने जो चित्र आपको दिखाया है, उसमें और शीशे में कोई संबंध हो सकता है? इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, पर आपने मुझे अपनी कथा सुनाई और उस घटना का वर्णन किया तो मैं एकदम चौंक पड़ा। आपका और 1 माह पूर्व के उस प्रसंग का एक चित्र है। यह बात ध्यान में आते ही उस शीशे का एक गुण मेरी समझ में बिल्कुल साफ आ गया। कैसा गुण? तांबड़े महाशय बोले, आपकी समझ में नहीं आया? जरा सोचिए। नहीं समझ पाए? अरे आपका चित्र जो इस प्राचीन जीर्ण कागज में अंकित है, इसे श्री वेणी माधव जी ने अब से 400 वर्ष पहले बनाया था। इसका मतलब यह है कि उस शीशे में उन्हें भविष्य नजर आया था। हैं? क्या कहा आपने? मैंने मूर्खों की तरह तांबड़े जी की ओर ताकते हुए प्रश्न किया। हाँ, और आपने जो कुछ देखा था वह 400 वर्ष पूर्व यानी अतीत का दृश्य था। यानी मुझे उस शीशे में भूतकाल नजर आया था। हाँ, वह शीशा पारदर्शक ही नहीं, कालदर्शक भी है। तांबड़े महाशय ने कहा, उस शीशे के दोनों तरफ 2 काल प्रत्यक्ष नजर आते हैं। बाहर से देखने पर भूतकाल और अंदर से देखने पर भविष्यकाल। जैसे बाहर से आदमी 400 वर्ष का भूतकाल देख सकता है, उसी प्रकार भीतर से वह 400 वर्ष का भविष्यकाल भी देख सकता है। यह बात इतनी अविश्वसनीय थी कि सुनकर ही काफी देर तक मैं खामोश बैठा रहा। उसी पर विचार करता रहा। न टूटने वाला शीशा, कालदर्शक शीशा, एक तरफ से भूतकाल दिखाई पड़ता है, दूसरी तरफ से भविष्य। हे भगवान, कितना विलक्षण और अविश्वसनीय सत्य था वह। अविश्वास प्रकट करने के लिए कोई भी आश्चर्यजनक शब्द कहना काफी आसान था, पर इसकी वास्तविकता और उसकी वास्तविकता अनुभूति अजीबोगरीब थी। मैंने जिनको देखा था वे 2 साल पहले के वेणी माधव विषगरत्न और उन वेणी माधव विषगरत्न द्वारा 400 साल पहले बनाया गया चित्र हूबहू मेरा था। तांबड़े महाशय ने कहा, एक काल से दूसरे काल में जाने और वहां का दृश्य देखने की बात कोई नई नहीं है। मैं बोला, केवल दूसरे काल में पहुंचना ही नहीं, उसमें देखे गए दृश्य को ठीक ठाक अंकित कर देना भी कमाल की बात है। पर इसमें नवीनता क्या है? दूसरे के मन में प्रवेश कर उसके मन की बात जान लेने की विस्मयजनक परंतु प्रत्यक्ष घटनाएं आपने भी देखी सुनी होंगी। जी नहीं, योगी मन में प्रवेश कर सकते हैं, यह तो मैंने सुना है, पर वे दूसरे के मन में अंकित छवि ज्यों की त्यों अंकित कर सकते हैं, ये तो मैंने नहीं सुना, पर ऐसा होता है। तांबड़े महाशय ने कहा, और अब भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। आपने नासिक के गजानन महाराज गुप्ते का चरित्र पढ़ा है? उसी में वर्णित एक घटना सुनाता हूं आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए। गजानन महाराज के एक भक्त थे, नाम था त्रियंबक गांवकर। वे फोटोग्राफर थे। एक बार उनके पास बंबई के एक ऑडिटर श्री अंबर भाड़खरे आए। खरेजी 1940 में अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए नासिक गए। उन्होंने अपनी माता का फोटो खींच रखा था, जो उस समय उनके पास नहीं था। त्रियंबक गांवकर के पास आकर उन्होंने एक विचित्र बात कही, मैं एकाग्रचित्त से अपनी माँ का ध्यान करता हूँ, आप ध्यान लगाकर मेरे मन में प्रवेश करिए और मेरे ध्यान में माँ की जो मूर्ति है उसे देखकर ही एक चित्र बना दीजिए। गांवकर ने यह बात मान ली। दोनों ही एक साथ आसनों पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। ध्यान से उठने के बाद ही गांवकर ने खरेजी की माता का चित्र बना दिया। आश्चर्य की बात थी, वह चित्र हूबहू खरेजी की माता का ही था। कमाल की बात है ये तो, मेरे मुंह से निकला। कमाल की बात भले ही हो, मगर है सच।
इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि ध्यान की सहायता से दूसरे के मन में प्रवेश किया जा सकता है, और आपके 1 माह पूर्व के अनुभव से यह भी स्पष्ट है कि उस विशिष्ट रासायनिक शीशे की सहायता से एक काल से दूसरे काल में प्रवेश किया जा सकता है। मैंने कहा, यदि वह सिद्धांत सच है तो ऐसे कई उदाहरण सामने होने चाहिए। मेरे अकेले के अनुभव से एक सिद्धांत पर पहुंचना उचित नहीं है। मेरा तर्क सुनकर तांबड़े महाशय प्रसन्न मुद्रा में बोले, इसी कार्य के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपने उस मठ में जैसी कापालिक हवन क्रिया देखी थी, उसकी संपूर्ण विधि मेरे पास है। वेणी माधव जी की एक हस्तलिखित पुस्तक में मुझे वह विधि मिली थी। मैं उस विधि के अनुसार हवन करना चाहता हूँ। बाप रे, बच्चे की बलि देकर? मैंने भयभीत स्वर से पूछा। नहीं नहीं, मुर्गे और बकरी की बलि देकर। उस पुस्तक में मुर्गे और बकरी की भी बलि देने का उल्लेख है। तांत्रिक क्रिया करने और बलि देने के उपरांत उस शीशे में बाहर से देखने पर भविष्य दर्शन हो जाएगा, ऐसा उस पुस्तक में वेणी माधव जी ने लिखा है। साथ ही यह भी लिखा है कि भविष्य दर्शन करने वाले को योग का अभ्यासी होना चाहिए। आपने तो योग साधना की है? मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। बस ठीक है, तांबड़े महाशय ने कहा, इसीलिए तो आप बाहर से वह दृश्य देख पाए। थोड़ा रुककर तांबड़े महाशय ने आगे कहा, यदि हमारा प्रयोग सफल रहा तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का श्रेय हमें ही प्राप्त होगा। सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए हमेशा ही खतरा उठाया है मैंने। जो भी गूढ़ और रहस्यमय है उसके प्रति हमेशा से गहरा आकर्षण रहा है मेरे मन में। इसीलिए तांबड़े महाशय का प्रस्ताव स्वीकार कर मैंने कोई अभिनव कार्य नहीं किया। उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते समय यदि मुझे जरा सा भी यह पता होता कि मैं जीवन भर के लिए एक भयंकर विपत्ति मोल ले रहा हूँ, और मोल ले रहा हूँ किसी भयंकर दुर्घटना में पड़ने का खतरा, तो यकीन कीजिए मैं कभी भी तांबड़े महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जिस समय सिर हिलाकर मैंने तांबड़े महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण ही कहीं अदृश्य ने ठहाका लगाया, जिसे सुन न सका मैं उस समय। उस रहस्यमय कापालिक मठ में जाने और वहां तांत्रिक प्रयोग करने का दिन और समय निश्चित हो गया। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कुछ विशिष्ट तांत्रिकों की आवश्यकता थी, मगर मैं इसके लिए जिन परिचित तांत्रिकों से मिला उनमें से कोई भी उस अघोरी मठ में और इतनी दूर उस निर्जन हिम प्रांत में जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंत में थक हार कर तारानाथ भट्टाचार्य से मिला। बनारस के कालीबाड़ी मोहल्ले में रहते थे उन दिनों भट्टाचार्य महाशय। सिद्ध अनुभवी तंत्र साधक थे वो। कई भयंकर और उग्र तांत्रिक प्रयोगों में भी आशातीत सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। तंत्र की दिशा में एक प्रकार से वे मेरे गुरु थे और थे बड़े भाई के तुल्य भी। मैं उनको काफी आदर सम्मान देता था और वे भी मेरी किसी बात को टालते न थे। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि वे मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कदापि नहीं करेंगे। सांझ का समय था। प्रणामी की आवश्यकता को समझकर उसके लिए भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल मदिरा खरीदी मैंने, और उसे लेकर जब मैं तारानाथ भट्टाचार्य के यहाँ पहुंचा तो उस समय वे काली के सामने बैठे साधनारत थे। कुछ देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वे साधना से उठे तो दोनों पदार्थ उनके सामने रखकर शुरू से अंत तक मैंने सारी कथा सुना डाली और अंत में कहा, आपको चलना ही पड़ेगा उस मठ में और वेणी माधव विशकरत्न महाशय की उस दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तक में वर्णित विधि के अनुसार तांत्रिक अनुष्ठान में सहयोग देना ही होगा। मेरे प्रस्ताव को तारानाथ भट्टाचार्य ने स्वीकार तो अवश्य कर लिया, मगर थोड़ा ठहर कर। अनुष्ठान तो हो जाएगा, मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे भय इस बात का है कि वह कापालिनी कहीं कोई भयंकर उपद्रव न खड़ा कर दे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम सब लोग निश्चय ही किसी भयानक विपत्ति में पड़ जाएंगे। कापालिनी के उग्र और भयानक स्वरूप से मैं परिचित था। तारानाथ जी की बात सुनकर एक बारी सोच में पड़ गया था मैं। फिर बोला, वह कापालिनी किसी भी प्रकार का उपद्रव न करे और हम सब लोग भी किसी प्रकार की विपत्ति में न पड़े, इसके लिए भी आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर तारानाथ भट्टाचार्य मौन रहे, कुछ बोले नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम समझकर मैं उठकर चला आया और तैयारी करने में जुट गया। निश्चित समय पर जब मैं तांबड़े महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य को लेकर वहां पहुंचा, उस समय वातावरण में गहरी उदासी छाई थी। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी फैली हुई थी।
अपराह्न का ढलता हुआ सूरज अब अरुणाचल के उत्तुंग पर्वतों के पीछे छिप गया था। मठ के भीतर प्रवेश करते ही तांबड़े महाशय का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, मगर भट्टाचार्य जी एक बारी व्यग्र हो उठे। व्यग्रता कैसी थी यह समझ न सका मैं। उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की परेशानी की झलक थी। ऐसा लगा मानो वो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हों वहां उस मठ में। एक बार मैंने उनकी ओर देखा, फिर हम दोनों एक साथ मठ की सीढ़ियां चलने लगे। मठ में स्थापित काली की उस भयंकर प्रतिमा को देखकर तारानाथ जी बोले, निश्चय यह प्रतिमा अघोर पंथियों और दुर्धर्ष कापालिकों के युग की है। इसे पंचमुंडी आसन पर स्थापित होना चाहिए। कमरे को साफ किया गया। काली की प्रतिमा को भी साफ कर गंगा जल और मदिरा से स्नान कराया गया। तांत्रिक अनुष्ठान में लगने वाली सारी वस्तुएं कमरे के एक कोने में रख दी मैंने। पशु को भी नहला धुलाकर एक कोने में बांध दिया और फिर स्वयं तैयार होने लगा मैं। अमावस की स्याह काली रात पहले पशु की पूजा हुई। उसके सिर पर लाल सिंदूर का टीका लगाया गया और गले में लाल पुष्प की माला पहनाई गई और अंत में पिलाई गई उसे मदिरा। फिर खड़ग की पूजा हुई। तत्पश्चात हवन शुरू हुआ। उसमें पड़ने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं की गंध और तांत्रिक मंत्रों के गंभीर उद्घोष से कमरे में एक भयप्रद वातावरण की सृष्टि हो गई। होम समाप्त हुआ। तारानाथ जी ने माँ काली की पूजा तांत्रिक विधि से की। पूजा समाप्त होते ही माँ महामाया पराशक्ति काली की उस पाषाण प्रतिमा में एक अलौकिक अनिर्वचनीय तेज आ गया। दब दब कर जलने लगा माँ का मुखमंडल। उसी के साथ कमरे का वातावरण भी रहस्यमय और बोझिल हो उठा। एक बारी भट्टाचार्य जी के संकेत पर मैंने पशु को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जान जाने की आशंका से उसके चेहरे पर जो करुणा आ गई और जिस तरह से वह मिमियाने लगा, उसे देखकर एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे सारे शरीर में। अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे भट्टाचार्य महाशय। उसी समय तांबड़े महोदय ने बलि देने वाला खड़ग उठा लिया। दूसरे एक क्षण खच की आवाज हुई। काफी दूर तक फर्श लाल हो उठा था उस पशु के खून से। भट्टाचार्य जी ने पशु मुंड को उठाकर माँ के सामने रखा और उस पर कपूर जलाया। फिर माँ को प्रणाम किया। उसी समय न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने दृष्टि घुमाकर खिड़की के उस पारदर्शक और त्रिकाल दर्शक शीशे की ओर देखा। हे भगवान, कौन कह सकता था कि वह अमावस की रात थी। खिड़की के बाहर तेज रोशनी थी, जैसे दिन ही हो, और तेज रोशनी में मुझे खिड़की के बाहर थोड़े से फासले पर एक विस्तृत मैदान दिखलाई दिया। मैदान के एक ओर कई तोपें जिनका मुंह आकाश की ओर था एक कतार में रखी हुई थी, पर उन तोपों को दागने के लिए वहां कोई नहीं था। मगर कुछ ही पल के बाद वे तोपें स्वयं अपने आप आग उगलने लगी। उनमें से एक हरा सा धुआं निकलकर मैदान के चारों तरफ फैल गया। थोड़ी देर बाद ही मैदान के पास की ऊंची इमारतों में विस्फोट और आग तथा नीले रंग का धुआं आकाश में छा गया। तोपें शांत हुई। वह धुआं अदृश्य हुआ और उस मैदान में अंतरिक्ष से एक बड़ी सी वर्तुलाकार तश्तरी हिलती डोलती आई। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि वह एक उड़न तश्तरी है। नीले आसमान में एक लाल तारे जैसी दिखाई पड़ी। वह मंगल तारे जैसी लग रही थी। पहले यही विचार मेरे मन में आया, पर जब वह पास आने लगी तो यकीन हो गया कि वह मंगल तारा नहीं है और नजदीक आने पर दिखाई पड़ा वह एक उड़न तश्तरी है। वह तश्तरी या वर्तुलाकार विमान, कुछ भी कह लीजिए, मैदान में उतरकर स्थिर हो गई। वह नीले रंग की थी। सामने की ओर अति तीव्र गति से एक पंखा चल रहा था, जिसमें से आग की हल्की हल्की लपटें हवा के साथ निकल रही थी। अचानक उसका बगल का दरवाजा खुला और उसमें से जो निकला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। किसी भी जीवित प्राणी से उसकी कोई समानता न थी। कद्दू जैसा गोल और बड़ा सा माथा, काफी ऊंचा ललाट, 3 बड़ी बड़ी आंखें, एक ललाट में और 2 अगल बगल। नाक थी ही नहीं, एकदम सपाट था माथे के नीचे का हिस्सा। सिर्फ मुंह था और वो भी एक लंबा फांक जैसा। कानों की जगह 2 ऊंचे गुमड़े से थे और उन्हीं के पास से 1.5 फुट लंबे बालों की जटाएं ऊपर की ओर निकली हुई थी, किसी झिंगुर की मूंछों की तरह। गला नहीं था, गले की जगह एक हाथ ही था
उसके अगल बगल हाथों के पंजों में 12-12 उंगलियां थी और काफी लंबे लंबे नाखून थे। उस विलक्षण प्राणी के देह पर कपड़े थे या नहीं, या उसके शरीर का गठन ही उस प्रकार का था, ये समझ पाना कठिन ही था। कारण कि यदि वह कपड़े पहने था तो उसके कपड़े बदन से एकदम चिपटे हुए थे। छाती और पेट का आकार नगाड़े जैसा था और 3 पैर थे उसके। पीछे के एक पैर पर खड़े होकर सामने के दोनों पैर उठाकर उसने एक छलांग ली तो 40-50 फुट का फासला पार कर लिया। एक छलांग लेकर पिछला पैर टेक कर फिर उसने छलांग लगाई। इसी तरह वह सारे मैदान में कूदता फिरा। इसके बाद वह सीधे मेरी तरफ आया। पहले दोनों आंखों से वह मुझे ताकता रहा, फिर माथे का तीसरा नेत्र खुला उसका। अत्यंत तीव्र प्रकाश की एक किरण सी निकली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तड़-तड़ और छन्न की आवाज हुई और मेरे हाथ पैरों और पेट में सुई भोंकने की सी पीड़ा हुई। चीख मारकर मैं जमीन पर लौट गया और उसी के साथ मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई। उस बेहोशी की स्थिति में मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया, इसकी अपनी अलग ही कथा है, जिसे मैंने वह रहस्यमय कपालिनी शीर्षक रचना में लिपिबद्ध किया है। जब मेरी बेहोशी दूर हुई और आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गैंगटोक के अस्पताल में पाया। अस्पताल में एक कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था मैं। मेरे निकट तांबड़े महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य के अलावा 2-3 सज्जन और बैठे हुए थे, जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। बाद में पता चला कि वे लोग स्थानीय तांत्रिक थे और उन लोगों ने मेरा तांत्रिक उपचार किया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, तांबड़े महाशय ने मृदु स्वर में कहा, शर्मा जी, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, कहकर फिर आंखें मूंद ली मैंने। मुझे स्थान और काल का होश नहीं था अभी ठीक तरह से। तांबड़े जी और तारानाथ जी यहाँ क्यों, और मैं पलंग पर क्यों पड़ा हूँ? यह बात तो पहले मुझे सूझी ही नहीं थी। फिर एकाएक याद आया और फिर सारी बातें एकाएक मानस पटल पर उभर गईं। मैं तकिए की टेक लगाकर उठ गया तथा पूछा, मैं यहाँ कब आया? तारानाथ जी ने तसल्ली देने के स्वर में कहा, आहिस्ता आहिस्ता शर्मा जी, जोर से न हिली डुलिए। आपके घाव अच्छे हो रहे हैं, पर अभी आपको सावधान रहना चाहिए। पर मैं उठ ही बैठा। मैंने पूछा, पर मैं यहाँ आया कब? कितने दिनों से मैं यहाँ पड़ा हूँ? तारानाथ जी बोले, 15 दिनों से। अमावस्या को हमने होम किया था, आज पूर्णिमा है। पूरे 15 दिन आप बेहोश रहे हैं। हे भगवान, पर मुझे हुआ क्या है? मैंने पूछा। बताता हूँ, परंतु अभी आप यह दवा ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा, फिर मैं सब सुनाऊंगा। उपस्थित तांत्रिकों के पूछने पर मैंने उस रात का देखा हुआ दृश्य ज्यों का त्यों सुना दिया। उस विलक्षण प्राणी के रूप, रंग और उसके बाद की घटी घटना का भी मैंने विस्तार सहित वर्णन कर दिया। मेरे सुना चुकने के बाद तांबड़े महाशय ने कहा, आपको चीख मार कर लुढ़कने के बाद ही तड़ाक फड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा फूट गया। शीशे के वे टुकड़े धंस जाने के कारण आपके बदन में जख्म हो गए थे। अच्छा, वो खिड़की फूटी तो एक काम तो अच्छा हुआ, उस शीशे का विश्लेषण कराया आप लोगों ने? मैंने प्रश्न किया। नहीं, क्योंकि शीशे का एक भी टुकड़ा वहां नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ? शीशा टूटा और कांच का एक भी टुकड़ा नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बात तो ऐसी ही है, और उस खिड़की का शीशा भी अब अदृश्य हो गया है। क्या मतलब? मतलब यही कि यूं देखने पर खिड़की खाली नजर आती है, शीशा नहीं दिखता उसमें, पर खिड़की से कोई चीज बाहर फेंके तो वह अदृश्य शीशे से टकराकर अंदर ही गिर पड़ती है। यानी वह शीशा अब भी नहीं टूटा है? नहीं, उसका कुछ भाग टूटा तो अवश्य है। मैंने एक लकड़ी उस अदृश्य शीशे पर फेंक कर देखी तो मुझे पता चला कि हाथ के नीचे की तरफ का शीशा फूट गया है। उस जगह लकड़ी आर पार चली गई थी, पर शीशे का पिछला हिस्सा दिखता ही नहीं है, पर है अपनी जगह पर ही। अच्छा, तब तो रहस्य और भी गंभीर हो गया है। इस पर तांबड़े महाशय ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात सूझी है मुझे। क्या? सब लोगों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। तांबड़े जी ने कहा, शर्मा जी ने जो दृश्य देखा है उसका क्या अर्थ लगाते हैं आप सब लोग? जब इसका समाधान किसी ने नहीं किया तो तांबड़े जी ने स्वयं कहा, वह 400 वर्ष बाद का दृश्य होना चाहिए, जब तक यहाँ अरुणाचल के उस क्षेत्र में शायद कई मील लंबा चौड़ा हवाई अड्डा न बन जाए और किसी सुदूर नक्षत्र से आए हुए विमान शायद हमला करेंगे। मैंने चौंक कर कहा, नक्षत्र लोक से आए हुए? तांबड़े ने कहा, हाँ, मेरा तो कुछ ऐसा ही ख्याल है। वह गोलाकार विमान किसी नक्षत्र लोक का ही हो सकता है।
वह प्राणी भी नक्षत्र लोक का ही हो सकता है। उसने हमला करके स्वतः स्वचालित तोपों से पहले विध्वंस किया, फिर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उस प्राणी की नज़र उस रहस्यमय खिड़की पर पड़ी। अच्छा, ऐसी बात है, सबने आश्चर्यपूर्वक कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तावड़े जी ने कहा। उसके माथे पर आंख की तरह जो अस्त्र था, उसी से उसने वह अभेद खिड़की तोड़ी। पर खिड़की का शीशा कहाँ गया? वह अदृश्य कैसे हो गया? उसकी एक व्याख्या है मेरे पास, तावड़े जी ने कहा। किस तरह से ऐसा हुआ यह बताना तो कठिन है, पर किसी भी तरह से हो, भविष्य में वह शीशा फिर से नजर आने लगेगा। उस विलक्षण प्राणी ने शीशा तोड़ तो डाला अपने उस अस्त्र से, पर वह फूटा है भविष्य में, वर्तमान में नहीं। इसलिए भविष्य में जब कभी वह शीशा फूटेगा, उसी समय उसके टुकड़े भी आसपास मिलेंगे। शीशे के टुकड़े टूटकर बिखरे तो हैं, लेकिन वे भविष्य के गर्त में हैं, इसलिए अभी वे टुकड़े हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। शीशा फूट गया है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि वह भविष्य में फूटा है, इसलिए वर्तमान में उसका अस्तित्व वहीं पर है। तांबड़े महाशय क्या कहना चाहते थे, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसी स्पष्टीकरण के अलावा और कोई कैफियत भी नहीं थी इसकी। इस तरह से यह प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर मेरे सामने इसका और भी भयानक रूप आया। मैंने तांबड़े महाशय को वह सब बातें सुनाई जिसे मैंने 15 दिनों की बेहोशी की स्थिति में देखा, सुना और अनुभव किया। उसे सुनकर तांबड़े महाशय ने सौजन्यवश सहमति सूचक सिर तो हिलाया, पर उनकी मुद्रा से मैं यह समझ गया कि उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं था मेरी बात पर। दूसरे दिन मैं वापस बनारस आ गया। मेरे साथ तांबड़े जी और तारानाथ जी भी लौट आए। घर आकर मैं नहाने गया और नहाकर कपड़े बदलकर बाल ठीक करने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ तो जो कुछ दिखलाई पड़ा उसमें मैं डर के मारे कांप उठा। अरे यह क्या, मेरे मुंह से निकल गया। उसी दिन शाम के समय तारानाथ जी से मिलने काली बाड़ी गया और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। फिर मैं कमीज उतारकर उनके सामने खड़ा हो गया। तारानाथ जी आंखें फाड़कर मुंह खोले हुए भय और चकित दृष्टि से मेरी ओर ताकते रह गए। गले से लेकर कमर तक मेरा शरीर बिल्कुल पारदर्शक हो गया था और इतने हिस्से के भीतर का सब कुछ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा था। तारानाथ सब कुछ देखकर बोले, आपके शरीर में शीशे का जहर फैल गया है। निश्चय ही उसी के फलस्वरूप शरीर का इतना भाग पारदर्शक हो गया है। आपको शीघ्र ही स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिलना चाहिए, वे ही इसका यौगिक उपचार कर सकते हैं। उसी दिन मैं स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिला। उन दिनों भाग्यवश बनारस में ही थे स्वामी जी। सारी बातें सुनकर और मेरे पारदर्शक अंग को देखकर स्वामी जी अत्यंत गंभीर हो गए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि तारानाथ जी और स्वामी जी के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे शरीर के उस पारदर्शक भाग को नहीं देख पाता था। मैं भी तभी उस भाग को पारदर्शक देख पाता था जब मैं आदमकद आईने के सामने खड़ा होता था। पूरे 2 मास के योगाभ्यास से मेरे शरीर का वह भाग ठीक हुआ, मगर तब भी शायद मेरा पीछा नहीं छोड़ा था विपत्ति ने। अभी तो मुझे काफी कुछ विपत्ति झेलनी थी। एक दिन जब मैं नित्य की भांति नहा धोकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो मारे डर के मेरी घिघी बंध गई। मैंने आईने में देखा कि मेरे पीछे उसी कापालिनी की स्याह छायाकृति खड़ी थी। बेहद भयानक दृश्य था वह दृश्य देखकर भय, दुख और संताप से क्या आप भी परेशान न हो उठते? क्या आप भी यही न सोचते कि हाय, यह कैसी आफत हमने मोल ले ली? मुझ पर ठीक यही असर हुआ। इस विलक्षण दृश्य के सदमे से मैं धम से नीचे बैठ गया और दुख तथा व्याकुलता के उद्रेक से रोने लग गया। खुलकर रोया मैं, फूट फूट कर। कहने की आवश्यकता नहीं, इन तमाम घटनाओं को घटित हुए 50 साल गुजर गए। तब से लेकर आज तक कापालिनी की छायाकृति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो स्पष्ट रूप से वह छायाकृति मुझे अपने पीछे खड़ी दिखती है। मेरे संपूर्ण जीवन काल के कण कण में उस भयंकर कापालिनी का अस्तित्व छा गया है। कभी कभी तो उसके तामसिक प्रभाव से मेरा मस्तिष्क उद्भ्रांत हो उठता है। पागलों की सी स्थिति हो जाती है तब मेरी। यदि आप यह जानना चाहेंगे कि उस तपोमयी कपालिनी से मुझे कोई लाभ भी है तो इस विषय में मैं केवल यही कहूँगा कि वह असंभव और असाध्य कार्य को संभव और साध्य करने की दिशा में मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मगर मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि जानता हूँ कि इसके लिए मुझे भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा।